हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के सामने ये जो वीडियो लेके आ रहा हूं, इस वीडियो के जरिए मैं जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो या हम लोग का जो बीकॉम लेवल का फाइनेंस रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट वो लोग जब पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चन जो बार बार आता रहता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है बट लेकिन आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। असम गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी ये सब क्वेश्चन बहुत बार बैंकिंग पार्ट के अंदर ये सब आता रहता है। ये जनरल नॉलेज के लिए भी आप लोग जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए मैं आज बहुत दिन बाद आप लोग के सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल में बिजी था क्लासेस के लिए, तो मैं ये वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो आज इसीलिए मैं ये वीडियो के जरिए आप लोग को एक इंफॉर्मेटिव बहुत सारा नॉलेज आप लोग को देने का मैं प्रयास करूंगा और आप लोग हम लोग का इस YouTube चैनल के साथ जुड़ा रहिए ताकि इस समर वेकेशन में आपके लिए मैं जितना ज्यादा हो सके RNB कोचिंग सेंटर ज्यादा से ज्यादा आप लोग के लिए वीडियो लेके आ सके। इसीलिए आज मैं ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग अच्छा से इस वीडियो में ध्यान दीजिए ताकि आप लोग को बहुत सारा नॉलेज मिल सके। सो मैं आज बैंक के ऊपर बैंकिंग के ऊपर मैं आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेटिव जो वीडियो नॉलेज देने जा रहा हूं इस वीडियो के जरिए। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं ऐसा एक टॉपिक के जिसको बोला जाता है कॉमर्शियल बैंक। क्या बैंक बोला जाता है? कॉमर्शियल बैंक्स। ओके, तो कॉमर्शियल बैंक्स क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक्स मतलब जो बैंक का मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट अर्न करना, मतलब वो लोग कॉमर्शियल पर्पस के लिए ये होता है। तो कॉमर्शियल बैंक हम लोग का देश में सबसे पहले कब नेशनलाइज हुआ था? क्या हुआ था आपका? कब नेशनलाइज हुआ था? सपोज आप लोग कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक पहला बार के लिए जब नेशनलाइज हुआ था, क्या हुआ था आपका? नेशनलाइज। नेशनलाइज मतलब क्या होता है? जो प्राइवेट सेक्टर में रहता है, प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट के अंदर में आने को ही क्या बोला जाता है? नेशनलाइज करना बोलता है। तो देश में सबसे पहला बार कॉमर्शियल बैंक कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था आपका? 1969 में। कितना बैंक आपका? 14 बैंक्स। ओके, 14 बैंक्स नेशनलाइज हुआ था। उसके बाद 1980 में अनदर 6 बैंक को क्या किया गया? आपका नेशनलाइज किया गया। ठीक है, तो ये जो बैंक है ये सब बैंक को नेशनलाइज बैंक बोला जाता है। कि अभी टोटल कितना बैंक है आपका? 14 और 6 दो बार आप लोग नेशनलाइज हुआ था। लेकिन अभी अगर आप लोग बोलने जाए 2024 में हम लोग का देश में अभी कितना नेशनलाइज बैंक है? 12 बैंक है। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि 14 था, 6 था, उसके बाद अभी कैसे 12 हो गया? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा बैंक क्या कर दिया? मार्च कर दिया। इसी के लिए वो अभी घट के कितना हो गया? आपका 12 तक आ गया। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उसको पंजाब नेशनल बैंक के साथ मार्च कर दिया। उसी तरह से बहुत सारा बैंक मार्च करके अभी कितना बैंक हो गया नेशनलाइज बैंक? 12। तो 2024 में अगर आप लोग बोलते हैं कि कितना नेशनलाइज बैंक है तो कितना बोल सकेंगे? 12 नेशनलाइज बैंक हम लोग का देश में अभी रन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमर्शियल बैंक। अभी हम लोग आते हैं कॉमर्शियल बैंक के बाद अगर हम लोग बोलने जाते हैं तो बहुत जरूरी जो बैंक है वो क्या है आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सबसे जरूरी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है हम लोग का देश का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोग का देश का क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक बोला जाता है। क्या बैंक बोला जाता है? सेंट्रल बैंक बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? आपको सबको समझ में आ गया? तो सेंट्रल बैंक कौन सा है हम लोग का देश का? अगर आप लोग को पूछते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है मतलब RBI जो है वो हम लोग का देश में कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जो RBI का एक एक्ट आया था, क्या एक्ट? RBI एक्ट जो है वो आया था लेकिन 1934 में। लेकिन एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1935 को किया गया था। ठीक है, और जब से हम लोग का देश में ये जो सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिश हुआ तब से हम लोग का देश का जो रिजर्व बैंक का जो मेन काम क्या होता है आपका? सेंट्रल बैंक क्यों बोला जाता है? सेंट्रल मतलब मेन बैंक। तो रिजर्व बैंक हम लोग का देश का नोट इशू करते हैं। क्या करते हैं? नोट इशू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का देश का जितना भी करेंसी है मतलब सेंट्रल बैंक देश का क्या करते हैं? नोट इशू करते हैं। नोट इशू जैसे हम लोग जैसे पकड़ लीजिए हम लोग का 10 रुपया का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया, 100 का हो गया, सब 200 का हो गया। ये सब नोट कौन बनाते हैं देश में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिजर्व बैंक
हम लोग का देश का सेंट्रल बैंक बोला जाता है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1935 को। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आप लोग का बीकॉम लेवल हो या एचएस लेवल में, ये सब क्वेश्चन आप लोग का आता रहता है, ठीक है। सो आप लोग को मैंने कितना बैंक नेशनलाइज हुआ वो आप लोग को मैंने बता दिया कि कौन सा ईयर में कितना बैंक नेशनलाइज हो गया, ठीक है। रिजर्व बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था और रिजर्व बैंक एक्ट कब पास हुआ था वो मैंने आप लोग को समझा दिया। तो अभी बोर्ड में आप लोग को दिखाई पड़ रहे, मैंने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। उसमें से सबसे पहला मैंने क्या लिखा हुआ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर। मतलब आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, ये क्वेश्चन आता रहता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर है कहां पे? आपका मुंबई पे। उसी तरह एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? वो भी आपका कहां पे है? मुंबई में। उसी तरह एसबीआई का आप एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1955 में। ये भी आप लोग का कभी आ सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो 1955 में। उसके बाद आरबीआई रिलेटेड बहुत सारा मैंने यहाँ पे रेट लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। ये सब बहुत बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या हम लोग का कॉलेज के लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें भी आता रहता है कि बैंक रेट क्या होता है। तो बैंक रेट आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार एकदम सिंपल में बताता हूं बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट मतलब होता है कि सपोज पकड़ लीजिए, बैंक रेट मतलब आरबीआई और आपका कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो आरबीआई जिस रेट पे, मतलब आरबीआई जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को मनी लैंड करता है, लैंड मतलब मनी लैंड करता है, उधार देता है, तो उस रेट को क्या रेट बोला जाता है? बैंक रेट बोला जाता है। सपोज पकड़ लीजिए आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक ने 1 लाख रुपया उधार लिया। कितना लिया? 1 लाख रुपया उधार लिया, मतलब बोरो किया, और आरबीआई ने वो लैंड किया किसको? कॉमर्शियल बैंक को। जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक वो लोग को ये लोन देता है, मतलब कितना परसेंट है ये? 6.75% में आरबीआई को क्या देते हैं? लोन देते हैं, उसको बोला जाता है बैंक रेट। लेकिन हमेशा याद रखिए बैंक रेट हमेशा क्या होता है? बैंक रेट हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। क्या होता है? आपका लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, ठीक है। बैंक रेट का जो रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसी तरह अभी नेक्स्ट जो है आपका रेपो रेट है। क्या रेट है? रेपो रेट। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें क्या होता है? आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन लेते हैं, जिस रेट पे लोन लेते हैं उसी रेट को क्या बोला जाता है? रेपो रेट बोला जाता है। लेकिन ये क्या होता है? आपका शॉर्ट टर्म होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे समझ में आपको। और नेक्स्ट जो है आपका रिवर्स रेपो रेट। ये क्या है? ये उल्टा होता है। क्या होता है ये उल्टा होता है। सपोज पकड़ लीजिए कॉमर्शियल बैंक से जब रिजर्व बैंक कभी पैसा लेता है, कॉमर्शियल बैंक से अगर रिजर्व बैंक को पैसा लेना पड़ता है कभी, तो जिस रेट पे लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, ठीक है। आपको आगे समझ में होगा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। नाउ नेक्स्ट वन जो है आपका सीआरआर। ये बहुत जरूरी है। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है आपका? कैश रिजर्व रेशियो। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कॉलेज में एचएस लेवल और बीकॉम लेवल में कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सीआरआर क्या होता है? तो सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? जो पब्लिक, मतलब जनरल पब्लिक जब बैंक में पैसा जमा करता है, ठीक है, बैंक में जैसे हम लोग एसबीआई के पास पैसा जमा करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, सभी ऐसा पैसा जमा करते हैं। तो जब एसबीआई के पास जो डिपॉजिट जमा होते हैं, क्या जमा होते हैं? डिपॉजिट। सपोज मैंने भी रखा, आपने भी रखा, सबने ऐसा पैसा रखते रखते एसबीआई के पास कितना? 10 लाख रुपया जमा हुआ, ठीक है। वो जो डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, मतलब सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से जो पैसा बैंक के पास जमा होते हैं, उसके ऊपर ये जो टोटल, सपोज पकड़ लीजिए एग्जांपल मैंने दिया 10 लाख रुपीस, ये 10 लाख के ऊपर जो ये रिजर्व बैंक मतलब सीआरआर जो होता है वो कौन फिक्स करते हैं? सीआरआर फिक्स करते हैं आरबीआई। कौन फिक्स करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब कॉमर्शियल बैंक को ये सीआरआर फिक्स करके देते हैं, और सब कॉमर्शियल बैंक को अपने पास जितना डिपॉजिट होते हैं, मतलब जितना पैसा पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, उसके ऊपर 4.5% अभी के हिसाब से 2024 का ये सब रेट है, तो 24 के अगर हिसाब से 4.5% कहां रखना पड़ेगा? रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ेगा। मतलब ये 10 लाख के ऊपर 4.5%
कहां जमा रखने पड़ेंगे? रिजर्व बैंक के पास कॉमर्शियल बैंक को जमा रखना, भैया नेशनलाइज बैंक को जमा रखना पड़ता है, ताकि वो पैसा रिजर्व बैंक के पास सेफ रहेगा। अगर कभी भी कॉमर्शियल बैंक को या नेशनलाइज बैंक को पैसा का जरूरत होता है तो आरबीआई उस पैसा से उस पार्टिकुलर बैंक को पैसा देके क्या करते, हेल्प करते। ठीक है, तो सीआरआर आप लोग को समझ में है? सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, मतलब बैंक के पास जितना कैश डिपॉजिट होते हैं, ये गलती मत कीजिए, जितना कैश डिपॉजिट होते हैं, मतलब करंट अकाउंट को छोड़ दीजिए, बाकी जितना सारा अकाउंट है, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम मतलब सेविंग और फिक्स डिपॉजिट से जितना पैसा जमा होते हैं, उसके ऊपर एक परसेंटेज कहां रखना पड़ता है, एक रेट फिक्स करके देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रेट के हिसाब से कहां रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया सबको? क्लियर? नाउ आपका आ गया एसएलआर। तो एसएलआर क्या होता है? देखिए, एसएलआर का मतलब होता है कि एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। तो इस साल अभी एसएलआर कितना आपका 18% है। ठीक है, तो ये जो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सीआरआर और एसएलआर के बीच में। तो सीआरआर क्या होता है वो मैंने बोल दिया कि बैंक के पास जितना कैश जमा होते हैं उसके ऊपर रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है, एसएलआर क्या होता है? एसएलआर का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं लिक्विडिटी मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब जो एसेट्स इजीली किस में कन्वर्ट किया जा सके, कैश में कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है लिक्विड एसेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी मतलब बैंक के पास जितना लिक्विड एसेट्स है, वो लिक्विड एसेट्स आप लोग का क्या हो सकते हैं? सपोज पकड़ लीजिए, लिक्विड एसेट्स मैंने पकड़ा कैश प्लस गोल्ड प्लस सिल्वर प्लस शेयर, सब जितना लिक्विड एसेट्स बैंक के पास जमा होते हैं, सपोज कैश भी जमा है बैंक के पास, गोल्ड भी जमा है, सिल्वर भी जमा है, शेयर, ये सबका टोटल करना पड़ेगा आपको। कितना? सबका टोटल करके जितना लिक्विड एसेट्स का वैल्यू होता है उसके ऊपर क्या करना पड़ता है? 18% जो रिजर्व बैंक फिक्स करके देते हैं। एसएलआर भी कौन फिक्स करते हैं? कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में, एसएलआर कौन फिक्स करते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीआरआर कौन फिक्स करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक रेट कौन फिक्स करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेपो कौन करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिवर्स रेपो कौन करते हैं? रिजर्व। लेकिन रिजर्व बैंक ये जो रेट होता है ये टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं रिजर्व बैंक। मैंने ये जो रेट दिया ये इस साल का है, नेक्स्ट ईयर आपका सपोज पकड़ लीजिए वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एसएलआर का मतलब क्या होता है? जो टोटल लिक्विड एसेट होते हैं उसके ऊपर जो 18% इस साल के हिसाब से वो 18% कहां रखना पड़ेगा? सपोज पकड़ लीजिए गो कैश गोल्ड सिल्वर शेयर सब मिला के बैंक के पास 20 लाख रुपीस का 20 लाख वैल्यू का सब कुछ है, लिक्विड एसेट है। तो 20 लाख के ऊपर 18% बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक को वो रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो एसएलआर होता है वो रिजर्व बैंक के पास नहीं रखते, वो कहां रखते हैं? बैंक खुद अपने पास सेपरेटली रखते हैं। वो जो 18% 20 लाख के ऊपर जितना भी वैल्यू होगा वो वैल्यू आप क्या कर सकते हैं? वो पब्लिक को लोन नहीं दे सकते। समझ में आया आपको? जो 18% का जो वैल्यू होगा 20 लाख है, सपोज पकड़ लीजिए आपका, सपोज पकड़ लीजिए अगर 1 लाख में 10 मैं पकड़ लू 10% है, 1 लाख में 10% कितना होगा? सपोज पकड़ लीजिए आपका 1 लाख में 10% 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज आपने एसएलआर रख लिया सपोज, बाकी 90,000 का ही लोन दे सकेंगे आप लोग। तो उसी तरह एसएलआर और सीआरआर बैंक क्यों करते हैं? ये सब करने का पीछे आरबीआई का एक ही मकसद है कि क्या होना चाहिए? क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए ये सब कर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये। तो नेक्स्ट आप लोग को एक छोटा सा टर्म मैं बता देता हूं, एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत लोगों को मालूम नहीं होता, बहुत स्टूडेंट को भी मालूम नहीं होता। एनपीए क्या होता है? जब कोई बैंक पब्लिक को लोन देते हैं और बैंक जब पब्लिक को लोन देते हैं और वो लोन अगर रिकवरी नहीं होता है, तो लोन अगर रिकवरी नहीं होता है तो क्या होता है? एक टाइम के बाद बैंक उसको एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। हाँ, हम लोग अकाउंटेंसी टर्म में उसको बैड डेट बोल सकते हैं, लेकिन बैंकिंग टर्म्स में उसको क्या बोला जाता है? आपका एनपीए बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोला जाता है। ठीक है, ये भी कभी कभी फुल फॉर्म या उसका मीनिंग पूछ सकते हैं आप लोग को। नेक्स्ट आ गया यूपीआई। ये जो आजकल तो आप लोग सभी जानते हैं कितना पॉपुलर है, गूगल पे पेटीएम ये सब यूपीआई, लेकिन आप लोग को इसको फुल फॉर्म आता रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, क्लियर?
नाउ आप लोग को और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और एक मैं चीज बोलता हूँ, रिजर्व बैंक से जुड़ा हुआ है, वो है गवर्नर ऑफ आरबीआई। अभी हम लोग का देश का रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो वो है आपका शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास दिसंबर 12, 2018 से हम लोग का देश का गवर्नर बना, अपॉइंट किया गया। 2018 से उनको अपॉइंट किया गया एज ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आप लोगों को कभी कभी ये सब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एसबीआई का स्लोगन क्या है। हर बैंक का एक स्लोगन होता है। मैंने जस्ट 2 आप लोग को दिया है, बाकी आप लोग नेट में देख के भी बहुत कुछ मिल सकते हैं, आप लोग बुक में भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने जस्ट आप लोग को कौन सा किस तरह का पढ़ने से एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे एसबीआई का एक स्लोगन है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ये याद रखना, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और यूको बैंक का जैसे ओनर्स योर ट्रस्ट, ये सब स्लोगन होता है, हर बैंक का स्लोगन होता है। जैसे मेरा कोचिंग सेंटर का एक स्लोगन है, बेटर फ्यूचर स्टार्ट्स हियर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या बैंक हो, सब अपना एक क्या रखते हैं, एक स्लोगन रखते हैं। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब भी पूछा जाता है कि एसबीआई का स्लोगन क्या। बहुत सारा ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि एसबीआई का कौन सा स्लोगन है। तो आज मैं ये जो वीडियो है, ये जो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करे वो लोग के लिए भी है, एचएस और बीकॉम में जो पढ़ रहा है कॉमर्स का स्टूडेंट वो लोग के लिए भी है, और कॉमन पब्लिक के लिए भी थोड़ा जनरल नॉलेज है। हाँ, हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या। थोड़ा आप लोग को नॉलेज रखने से इन फ्यूचर आप लोग बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को हेल्प होगा। तो इसी के साथ मैं आप लोग को यही बोलता हूँ, बहुत दिन बाद मैं आप लोग के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग को यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम लोग और ज्यादा से ज्यादा वीडियो इस समर वेकेशन में आप लोग के सामने लेके आ सकेंगे। और हम लोग का बहुत ही जल्दी आप लोग के सामने हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर भी एक वीडियो लेके आ रहे हैं, जो आप लोग हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। आप लोग को इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि हम लोग का कोचिंग सेंटर का तरफ से अभी इकोनॉमिक्स के ऊपर भी आप लोग को बहुत सारा वीडियो आप लोग को बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।